हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गुरुत्व नीट एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव्स का, और उसमें हम जानते हैं कि हैलोजेंस में, एल्काइल हैलाइड्स में, है ना, कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। क्या मामला है SN1 और SN2 का, जानते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि SN1 रिएक्शन ये हम किस तरीके से इसको कहते हैं। SN को हम लोग उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। SN मतलब होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, कि यहाँ पर ये जो होगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। जबकि जो SN2 होगा वो क्या कह रहा है, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। क्या मतलब है इसका, हम आगे जानेंगे। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप के होंगे, एक SN1 रिएक्शन होगा और एक होगा SN2 रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन से। तो हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है RCHD। यहां पर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लिया गया है ड्यूटेरियम। ये क्यों लिया गया है ये आगे हम समझेंगे। तो फिलहाल एल्काइल हैलाइड X क्या है, एक हैलोजन है, एल्काइल हैलाइड है। यहां पर एक रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करते हैं। रिएजेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। जब इसे हम ट्रीट करते हैं तो इस X की जगह पे आप देख पा रहे हैं, इस X की जगह पे अभी क्या आ गया है, एक न्यूक्लियोफाइल, और ये जो X है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में मिलके ये बना लेता है EX। ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसमें जो प्रोडक्ट है यहां पर और भी कैसे प्रोडक्ट जो है स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें कुछ खास बात होती है, तो वो खासियत क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए इसका मैकेनिज्म। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये कार्बन हमने ये नोट कर लिया। यहाँ पर एक ग्रुप है R। आपको पता ही है कि ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, और अगर sp3 कार्बन जो होता है उसका जो शेप है या ज्योमेट्री वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको नोट कर सकता हूं। ये हो जाएगा, ये D है, और किसी एक को मैं वेज में रख लेता हूं, है ना, ये वेज में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डैश में, लाइक ऐसा। ये हो जाएगा आपका H, और यहां पर ये है X, ठीक है। तो सुनिए, ध्यान से सुनेंगे ना। तो ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, SN1 में X माइनस अपनी जगह छोड़ देगा एज ए लिविंग ग्रुप। यहां पर जो X है, हेलोजन है, ये एक लिविंग ग्रुप है, और एज ए लिविंग ग्रुप ये X माइनस अपनी जगह यहां पर छोड़ देगा। ये X माइनस बाहर हो गया, तो ये जो है X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप अपनी जगह छोड़ देगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होने की वजह से इस स्टेप को कहते हैं RDS मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, है ना। कोई भी रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो रही है तो उस रिएक्शन में, उन सारे स्टेप में जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वही स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। वही स्टेप क्या बताता है कि ये रिएक्शन कितने समय में पूरी हो रही है। तो यहां पर जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप अपनी जगह छोड़ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे, X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप यहां से बाहर हो गया। जैसे ये बाहर होगा, ये कार्बन, इसमें एक एल्काइल ग्रुप R जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम है, ये कुछ ऐसा, ये ड्यूटेरियम है D, और एक क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अब ये sp3 से हो गया sp2 मतलब इसका जो शेप हो गया है प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। यहां पर ये पहुंच गया किसमें,
ट्रायंगोनल प्लेनर शेप में, प्लेनर शेप। एक बात और ध्यान रखिए बेटा कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है ना, ये क्या बना है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है और जो कि क्या है, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जो है, ये एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तब तक उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल है तो। मतलब यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, में रीअरेंज, तो रीअरेंजमेंट होके ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकला है और X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद ये इंटरमीडिएट बनाया है कार्बोकेटाइन। चलिए अब आएगा सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। मतलब अब ये इस कार्बोकेटाइन पर क्या करेगा, अटैक। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे ना, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको दो अपॉर्चुनिटी होगी कि ये इस कार्बन पर फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। देखिए प्लेनर है, प्लेनर मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करेंगे कि यहां पर ये जो कार्बन है, ये पूरा प्लेनर है ना, मतलब ये बॉन्ड अंदर की तरफ है और ये बॉन्ड बाहर की तरफ, मतलब एक बॉन्ड ऐसा है, एक बॉन्ड बाहर है और एक बॉन्ड अंदर है, मतलब प्लेनर इस प्लेन में है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है इधर से भी आकर अटैक कर सकता है, इधर से भी आकर अटैक, दोनों पे बराबर अपॉर्चुनिटी है। न्यूक्लियोफाइल सामने से भी आकर अटैक कर सकता है और पीछे से भी। अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक किया, तो यहां पर जो कंपाउंड जो बनेगा ये हो गया ये R, यहां पे ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा D। मतलब जहां से X बाहर निकला है वहीं से न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और अगर न्यूक्लियोफाइल ये फ्रंट अटैक किया तो ये कुछ ऐसा बना, और अगर ये बैक साइड से अटैक किया तो अब बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा जस्ट इसका मिरर इमेज होगा। समझ पा रहे हैं क्या, तो एक तो ये भी बनेगा और साथ साथ इसका एक मिरर इमेज मॉलिक्यूल भी बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तो बिल्कुल इसका एक मिरर इमेज मिलने वाला है, जो कि कुछ ऐसा है बेटा। तो अब ध्यान से सुनेंगे, ये हमको मिल गया एक और मॉलिक्यूल जो इसके मिरर इमेज के जैसा है। समझ पा रहे हैं क्या, दोनों ही मॉलिक्यूल ऐसा माना जाता है कि सेम रेशियो में मिलते हैं, क्योंकि ये प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल जितना फ्रंट से अटैक कर सकता है उतना बैक साइड से भी अटैक करेगा। तो फ्रंट से अटैक करेगा तो ये बनेगा और बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई एल्काइल हैलाइड जिसमें हम ये रिएक्शन देख रहे हैं उसमें वो जो कार्बन है अगर वो कायरल कार्बन है, देखिए यहां पर ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जब ये X माइनस निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। कायरल कार्बन कैसे हमने देखा, क्योंकि इससे जुड़े चारों ग्रुप 1 2 3 4 चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कार्बन कायरल हुआ। और अगर हम जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में एक मात्र कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे उठा लिया जहां पे कार्बन क्या है, कायरल है। ये X माइनस बाहर निकला, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बन गया कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के बाद न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या किया, अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल क्या किया, इसमें अटैक किया। तो जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसका निकला था वही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो मिलने वाला जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, अगर फ्रंट साइड तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही कॉन्फ़िगरेशन बाद में भी होगा। मतलब इसको कहते हैं रिटेंशन फॉर्म। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन। समझ पा रहे हैं, जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है अगर वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी हमको मिला, और कब मिलेगा, जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन को मिलेगा, तब इस प्रोडक्ट को बोलेंगे रिटेंशन फॉर्म। हमको रिटेंशन प्रोडक्ट मिला है। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया तो जो कॉन्फ़िगरेशन
इस सबस्ट्रेट का था, जस्ट उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, ठीक है ना। अगर वो R है तो ये क्या होगा S। तो अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे इनवर्जन फॉर्म। क्या कहेंगे? इनवर्जन। तो यहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो सेम रेशो में मिलते हैं, 1:1 रेशो में, 1:1। और अगर दोनों के दोनों ही कायरल हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज है तो इसको 1:1 रेशो को हम लोग क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। मतलब अगर हमको यहाँ पर कायरल प्रोडक्ट मिलते हैं 1:1 रेशो में, समझ पा रहे हैं क्या? कायरल प्रोडक्ट मिलते हैं वो और उसका मिरर इमेज, और दोनों का जो रेशो है कितना है? 1:1 है। तो हम कहेंगे कि हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? रेसमिक मिक्सचर हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? रेसेमिक मिक्सचर। एक बार फिर से ध्यान सुनेंगे। अगर ये कायरल कार्बन है, अगर ये कायरल कार्बन है ना, तो और जब X माइनस बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल अगर जिधर से X माइनस बाहर निकले उसी साइड से अगर इस पर अटैक किया तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन फॉर्म बनता है। रिटेंशन फॉर्म क्या होता है? जो कॉन्फ़िगरेशन इस सबस्ट्रेट का होता है वही कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे भी मिलता है। अगर ये R है तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा? R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया तो अगर ये R है तो हमको मिलता है S कॉन्फ़िगरेशन। तो जब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है तो उसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन। और ये ऐसा माना जाता है कि दोनों के दोनों ही इक्वल रेशो मिलते हैं 1:1 के फॉर्म में, और अगर 1:1 के फॉर्म मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। चलिए, क्या हमने इसमें इंपॉर्टेंट बात देखी? ये SN1 जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में पूरा हुआ है। पहला स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में यहां पर क्या बना है? कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप। और फास्ट स्टेप में कौन इंट्रोड्यूस हुआ है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अब फ्रंट या बैक दोनों साइड से अटैक करके क्या बना देगा? रिटेंशन या इन्वर्जन फॉर्म। तो अब इसमें और क्या खास बातें हैं इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। जो हमने बोला वो भी, और क्या और भी क्या खास बातें वो भी। तो पहले इसको नोट करेंगे, देन इसमें कुछ खास बातें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ खास बातें में सबसे पहले नंबर 1 क्या कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप में पूरा होता है। तो ये है 2 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है ना। इन फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इन फर्स्ट स्टेप X माइनस लिव्स, जो X जो होता है वो नेगेटिव के फॉर्म में अपनी जगह छोड़ देता है, X माइनस लिव्स, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होने की वजह से ही ये होता है रेट डिटरमिनेशन स्टेप। देखिए ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में पूरा हो रहा है, 1 और 1 2। सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है। तो जितना समय इसको यहां से यहां आने में लगेगा, ठीक है ना, वही एक्चुअल में इस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन में लगने वाला समय कितना है। क्योंकि सेकंड स्टेप तो फास्ट स्टेप है। सपोज मैं कहता हूं कि इसको यहां से आने में लगा समय है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, और यहां से यहां पे जाने में आपको समय लगता है 10⁻⁻⁹ सेकेंड। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब नैनो सेकेंड लगता है यहां से यहां पर जाने में। तो क्योंकि ये फास्ट है, ये तो पल भर में यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में समय कितना लगा, ये रिएक्शन कितने समय में पूरी हुई, तो आप क्या कहेंगे? 2 सेकंड में। क्यों? क्योंकि पहला वाला स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही एक्चुअल में क्या है? रेट डिटरमिनेशन स्टेप है। जितना समय यहां पर लगेगा वही बताएगा कि ये रिएक्शन कितने समय में पूरी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पर लिखेंगे इन फर्स्ट स्लो स्टेप, इन फर्स्ट स्लो स्टेप क्या हुआ है? X माइनस लिव्स, लिखते चलेंगे X माइनस लिव्स, इट इज RDS,
यहां पर लिखिए एक्स माइनस लिव्स एज अ लिविंग ग्रुप, है ना, एज अ लिविंग ग्रुप के जैसा यहां पर ये एक्स माइनस अपनी जगह छोड़ देगा एज अ लिविंग ग्रुप। इन फर्स्ट स्लो स्टेप एक्स माइनस लिव्स, इट इज आरडीएस, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट यहां पर जैसे ही फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट बनेगा क्या, कार्बोकेटायन। और आप ध्यान रखेंगे जब जब धरती पर कार्बोकेटायन बनता है तब तब उसका रीअरेंजमेंट होता है, अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल हो तो का मतलब क्या है कि अगर कोई कार्बोकेटायन अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो वो होगा। समझ पा रहे हैं क्या, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब यहां पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट में रीअरेंज, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या हुआ, एक्स माइनस अपनी जगह छोड़ दिया है, इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन सेकेंड फास्ट स्टेप nucleophile attack on the carbocation from front side and back side both, from front साइड एंड बैक साइड बोथ। मतलब सेकेंड फास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है ना वो sp2 है, और sp2 जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज है ये और इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो कार्बोकेटाइन फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस पर अटैक करता है। अब देखते हैं सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो रेट है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक बार रिएक्शन अगेन हम लोग लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, ये एक एल्काइल हैलाइड है RX, है ना, और इस पर एक रिएजेंट दिया गया है ENU, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, ये रिएजेंट है, और तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होता है, RNU में। सिंपल से ये रिएक्शन है। तो इसका जो रेट है, क्या एल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, या एल्काइल हैलाइड और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम देखते हैं, क्या ये दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सुनेंगे ध्यान से। जब हम इसका मैकेनिज्म हम लोग जब डिटेल में हम देखते हैं तब हमको मालूम चलता है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये स्लो स्टेप में इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब यहां से एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोकेटायन में, और ये स्लो, और यही जो पहला स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट का पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे या कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, कम ज्यादा होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, क्योंकि स्लो स्टेप है, अगर इसका कंसंट्रेशन हम दुगना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन अगर हम आधा कर दें, हाफ कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रिएक्टेंट का ये जो पार्ट है सबस्ट्रेट, वो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जो रिएजेंट है ये कब पार्टिसिपेट करता है। तो रिएजेंट का जो पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफाइल, वो फास्ट स्टेप पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर कोई रिएक्टेंट फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हो रहा है, फास्ट स्टेप में, वो ऑलरेडी फास्ट स्टेप में है, समझ पा रहे हैं क्या, तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे या कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप में कोई भी इंट्रोड्यूस हो उसका रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ध्यान में रखेंगे कि SN1 की जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड
नहीं करता। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक सैंड बल्ब होता है, आपको मालूम होगा, एक कुछ इस तरीके से, ये एक सैंड बल्ब होता है, ये ऐसा है ना, ये कुछ ये इस तरीके का। यहां पर हमने ये रेत भर दिया है, इसको एक ये जो पैसेज है इसको हमने यहां पर ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। यहां पे पहले हमने ब्लॉक कर दिया लाइक ऐसा, और यहां पे हमने रेत भर दिया, ये हमने यहां पर सैंड भर दिया है, ठीक है। मैं कहता हूं जब ये जो हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है, यहां पर ये जो ब्लॉकेज, इसको अगर हम खोलेंगे तो रेत यहां से यहां तक पहुंचेगी और यहां से यहां तक पहुंचेगी। मतलब इसके ये रेत यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 2 स्टेप पार करना होगा। स्टेप 1 ये है, स्टेप 1, इसको थोड़ा सा और सकरा कर दें तो थोड़ा सा हमको और बेहतर समझ में आएगा। ये ऐसा, ये स्टेप 1 और यहां से यहां तक ये जाएगा, ये स्टेप 2 है, ठीक है। तो सुनिए, तो क्या होगा, इसको यहां से यहां तक आने में जो कितना समय लगेगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहां से जब ये यहां पर आएगा तो इसको लगा समय, इसको यहां से आने में लगा समय हो सकता है 1 सेकेंड लगे, और यहां जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, रेत यहां से इसको ब्लॉक खोला जाएगा, ये रेत यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक इसको पहुंचने में लगभग 1 सेकेंड लगा। जैसे ही रेत यहां पर पहुंचेगा, रेत का जो पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा वो तुरंत झट से यहां पर गिर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो अगर यहां पर इस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम यहां पे बढ़ा दे, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहां से यहां, ये जो रेत है यहां से यहां तक जो आएगा, इसका भी रेट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब इस सबस्ट्रेट के स्लो स्टेप में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और फास्ट स्टेप में जो भी इंट्रोड्यूस होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर यहां पर ये जब रेत यहां से यहां पर गिर रही है, तो यहां पर अगर आप क्या कर सकते हैं, एक पिचकारी से यहां पर आप कलर्स, जो भी कलर है, ब्लू कलर है, पिंक कलर है, यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेत के कणों पे जो कलर गिरेगा, उससे ये जो रेत के कण है वो ब्लू कलर या पिंक कलर या जो भी कलर का होगा, ठीक है ना, वो उस पे उस कलर पे होकर ये यहाँ पर गिरते जाएगा। तो क्या इसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ा, क्या इसके रेट पे कोई फर्क पड़ा, आई एम सॉरी, क्या इसके रेट पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि फास्ट स्टेप में ये तो बस इतना है कि न्यूक्लियोफाइल इसको कलरफुल बना रहा है, इस रेत के कण को। समझ पा रहे हैं क्या। अगर इसमें कंसंट्रेशन, कहने का मतलब यह है कि स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट का पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, अगर उसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फास्ट स्टेप में रिएक्टेंट का जो भी पार्ट इंट्रोड्यूस होगा फास्ट स्टेप में, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पे या कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, सिर्फ और सिर्फ यही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। रिएजेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। फास्ट स्टेप पे कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होता हो तो उसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर इस रिएक्शन को जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर जो है वो है 1, ठीक है। और दूसरी कहानी कि स्लो स्टेप में ठीक है ना, रिएक्टेंट का सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट वाला पार्ट जो है पार्टिसिपेट कर, रिएजेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब इसी के 1 मोल काम में लिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वही उसकी क्या होती है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट का 1 मोल पार्टिसिपेट कर, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पर रिएजेंट, स्लो स्टेप में रिएजेंट का तो कोई कहानी ही नहीं है, वो तो आगे फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसका 1 मोल काम में आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है
मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी वो क्या है, 1 है, और 1 होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ SN1 में एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यही स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाता है, 1, और मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है 1, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, सिंस द न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस्ड इन फास्ट स्टेप, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर फास्ट स्टेप पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, लिखेंगे सिंस द न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस्ड इन फास्ट स्टेप, सिंस द न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस्ड इन फास्ट स्टेप, that's why concentration of nucleophile does not affect the rate of reaction. That's why the concentration of nucleophile does not affect the rate of reaction. ठीक है। और SN1 की रिएक्टिविटी जो है, अगर हम लोग निकालेंगे कि रिएक्टिविटी हम कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर यह भी हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी के लिए कि रिएक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं SN1 की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, है ना, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें SN1 के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आप देखेंगे इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो उसकी देखेंगे स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा होगा, SN1 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब SN1 उतना ही फास्ट तरीके से होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और अगर इसमें बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो अगर सबस्ट्रेट कायरल है, तो बनने वाला जो, अगर सबस्ट्रेट कायरल है, समझ पा रहे हैं क्या, तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। और मतलब यहां पर होगा रेसिमाइजेशन, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर जो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो लिख लेना यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 करके, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन occur in SN1 reaction. Racemization of configuration occur in SN1 reaction. ये नंबर 4th पॉइंट आप लिखेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। अगर सबस्ट्रेट जो है वो कायरल है, तो यहां पर रेसिमाइजेशन होता है, और जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर। ये बातें आप समझ ही गए होंगे कि अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, एक्स जहां से निकला वहीं से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जो फॉर्म बनेगा वो रिटेंशन फॉर्म होगा। अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो जो बनेगा वो होगा इन्वर्जन फॉर्म। तो ये है SN1 रिएक्शन। क्या क्या हमने देखा SN1 रिएक्शन में, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में X- एज ए लिविंग ग्रुप अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, और ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसके बाद बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट होने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में इस पर अटैक करेगा, किस पर, कार्बोकेटायन पर। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है, एक तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है
और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे जो बनने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका वो कॉन्फ़िगरेशन सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रिटेंशन फॉर्म। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग इन्वर्जन फॉर्म। मतलब यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही फॉर्म इक्वल रेशो में मिलते हैं और इसीलिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही है जो स्लो स्टेप में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ये रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रिएजेंट फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल, इसका सबस्ट्रेट का एक ही मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना, SN1 के रेट को या रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला, ठीक है। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो ध्यान में रखेंगे ऑर्डर ऑफ जो रेट है, ऑर्डर ऑफ रेट, अगर हम लोग प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा वो किसका होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, RX 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर हम लोग बात करें जैसे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3 CH3 CH3, तो जब ये X माइनस बाहर निकलेगा स्लो स्टेप में तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन 3 डिग्री होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमने पहले ही देखा था कि जो रिएक्टिविटी है, हमने देखा था ना कि रिएक्टिविटी जो है SN1 रिएक्शन के लिए वो किस बात पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा होगा SN1 का जो रेट है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए रेट सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन वो ज्यादा होगा, देन 1 डिग्री CH3 CH2X, ठीक है। कुछ और सवाल अगर ऐसे हम लोग करें, यहाँ पर SN1 की जो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर कुछ और सवाल मैं कुछ ऐसे करूं, है ना, ये X है, अगेन अगर हम लोग बात करें, ये अगेन यहां पर मैंने एक X लगा दिया है ये, और यहां पर ऐसा, तो ये तीनों एल्काइल हैलाइड हैं, इनकी रिएक्टिविटी मतलब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसका ज्यादा होगा SN1 के लिए? तो इसमें भी अगेन इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये जो कार्बन है 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री की फिर देन 1 डिग्री की, ठीक है ना। सीधा सा फंडा क्या है? X के निकलने के बाद आप देखेंगे जो कार्बोकेटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन SN1 का जो रेट है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ और अगर हम लोग सवाल देखें तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएंगे, ये मैं मिटाने जा रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन के ही क्वेश्चन है, जैसे कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने ये दे दिया O और ये X है और ये X है, इन दोनों में किसकी कौन से ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है ना, ठीक है ना, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है? फर्स्ट की सेकंड? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर है फर्स्ट। क्यों? फर्स्ट का रिएक्शन यहां नीचे लिख देता हूं, फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड से। क्यों? क्योंकि जब ये X माइनस बाहर निकलेगा, इसको थोड़ा ओपन करके देखें, ये क्या है? CH3O CH2X,
ठीक है। और ये क्या है, CH3 CH2 CH2X। जब ये X बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, ये X बाहर निकलेगा, अगेन यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। आप देख पा रहे हैं ये कार्बोकेटायन इसके प्लस M की वजह से ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू प्लस M ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर इसमें लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों में फर्स्ट की रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज्यादा है, ठीक है ना, सेकंड से, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्या लग रहा है, प्लस M। ठीक है, चलिए अगर मैं कुछ एक और अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो जैसे अगर ये इस तरीके से है, यहां पर है एक हेलोजन और यहां पर है, ये ऊपर लगा देता हूं मैं, यहां पर है ये एक हेलोजन। तो ये फर्स्ट ये सेकंड मुझे बताएंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज्यादा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर है सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से। यहां पर सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से। ऐसा क्यों सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से? एक बार अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि जब ये X बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, और ये जो कार्बोकेटायन है इस पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है 5, 3 और 2 5। जबकि यहाँ पर जब ये X बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा इसको कितने हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन 4। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने मिल रहा है इसमें, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब मोर स्टेबिलिटी मतलब SN1 का जो रेट है वो हो जाएगा ज्यादा। तो समझ में आ रहा होगा कि डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो मतलब डिग्री ऑफ एल्काइल कैसे SN1 के रेट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है बीटा ब्रांचिंग। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, बीटा ब्रांचिंग। ये कैसे अफेक्ट करेगा देखेंगे। बीटा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, SN1 रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या है ये बीटा ब्रांचिंग? देखिए जैसे ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कह सकते हैं अल्फा कार्बन, तो उसके बाद वाला कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। अगर देखो ये केस है कि अगर सारे के सारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिए गए, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सबके सब क्या दिए गए हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि सबकी डिग्री जो है सेम है, तब यहां पर क्या देखें, तो आप देखिए बीटा पे कहीं ब्रांचिंग तो नहीं है, तो यहां पर बीटा पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहां पर बीटा पर ये अल्फा है, बीटा पे यहाँ पे एक बीटा पे ब्रांचिंग आ गई, और यहां पर बीटा पे ब्रांचिंग ज्यादा हो गई। तो ध्यान में रखिए बीटा पे ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब यहां पर अगर इसको मैं कह दूं फर्स्ट, इसको कह दूं मैं सेकंड, और इसको कह दूं मैं थर्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा थर्ड का सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन होगा फर्स्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है, इसमें कैसे दिया गया है। ये CH3 CH2 ये कार्बन है, यहां पर मैं एक H ऊपर एक H नीचे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर अगर अब देखेंगे मेरी बात समझेंगे, ये जो कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन है, और अगर sp3 कार्बन है तो इन सबके बीच में जो बॉन्ड और बॉन्ड एंगल है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल है वो कितना है, बताएं कितना है, 109 डिग्री। कितना है, लगभग 109 डिग्री। ठीक है ना, sp3 आपको तो पता है sp3 के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही सुनेंगे, अब जैसे ही यहां से x माइनस बाहर निकलेगा तो ये जो होगा CH3 CH2 C, ठीक है ना, यहां पर ये C ये हो जाएगा
H, ये हो जाएगा H, और अब ये हो जाएगा कार्बोकेटायन। X के बाहर निकलने के बाद ये जो कार्बन है, जो कि पहले sp3 था, ये sp3 था, जो ये है ना, ये जो है sp3 था, अब वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये जो कार्बन है जो कि sp3 था, अब क्या हो जाएगा sp2, और sp2 का जो sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। मतलब यहां पर ये जो 109 डिग्री जो है, अब 120 डिग्री में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये एल्काइल, ये R और इस H के बीच में जो बॉन्ड एंगल 109 था, अब वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120। मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। ठीक है ना। ये किसके बारे में बात करी है हमने, इसके बारे में। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे कि अगर ये है, इधर लिखता हूं ना, CH3CH, CH3 C, एक H ऊपर एक H नीचे, और यहां पे ये है X। अगेन यहां पर देखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो है कितना है, sp3 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री, 109 डिग्री के आसपास होगा। और यहां जैसे ही एक्स माइनस बाहर निकला, स्लो स्टेप है ना, एक्स माइनस बाहर निकला, तो अब बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन CH3CH, CH3C, ये H है, ये H है, और यहाँ पे आ गया कार्बोकेटायन। तो देखेंगे ध्यान से, अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल हो गया, ये हो जाएगा 120 डिग्री। मुझे एक बात बताएंगे, जब ये sp3 था, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री। मतलब बॉन्ड एंगल क्या था, कम था। जैसे ही x माइनस बाहर निकला, इसका ये इन लोग आपस में क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। ठीक है ना, x माइनस बाहर निकल गया, मतलब भीड़ क्या हो गई, भीड़ कम हो गई, तो बॉन्ड ये आपस में रिलैक्स हो गए, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। मतलब अब ये दूर दूर हो गए, बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से दूर दूर हो गए बेटा, मतलब रिलैक्स हो गए, और अब 109 से किस में चला गया, 120 डिग्री में। मुझे बताओ आराम की कंडीशन किस में ज्यादा है, यहां से पहले इनके बीच में 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल था, एक्स माइनस बाहर निकला, बॉन्ड एंगल हो गया 120। मतलब यहां पे ये आराम की कंडीशन में है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है, रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया है। यहां पे अगर सेकंड बात करें, सेकंड में फिर अगेन देखेंगे, यहां पे इनके बीच में 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ठीक है ना, आपस में लोग पास में, ये हाइड्रोजन ये एल्काइल ग्रुप पास में, बॉन्ड एंगल 109 है। जैसे ही एक्स माइनस बाहर निकला, ये जो कार्बन है, ये पॉजिटिव हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब यहां पर पहले 109 था, 109 से हो गया है 120। मुझे एक बात बताएंगे, ये भी आराम की कंडीशन में पहुंचा है। पहले बॉन्ड एंगल कम था, सबके सब क्या थे, पास थे। ठीक है ना, जैसे एक्स माइनस बाहर निकला, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, आपस में ये दूर दूर हो गए। इसमें भी क्या हुआ है, रिलैक्सेशन हुआ है। मतलब दोनों ही केस में, इसमें भी रिलैक्सेशन हो रहा है, इसमें भी रिलैक्सेशन हो रहा है। मुझे एक बात बताएंगे, इन दोनों ही केस में कौन कार्बोकेटायन पहले बनना चाहेगा, यहां से यहां पर कार्बोकेटायन पहले बनना चाहेगा, कि यहां से यहां पर कार्बोकेटायन पहले बनना चाहेगा। तो जो ज्यादा रिलैक्स हो रहा होगा वो कार्बोकेटायन पहले बनना चाह रहा होगा। अब कौन सा कार्बोकेटायन पहले बनना चाह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या बोला, जो ज्यादा रिलैक्स हो रहा होगा। तो जो ज्यादा रिलैक्स कब हो रहा होगा, जो ज्यादा तनाव में होगा, उसकी जो विलिंग टेंडेंसी है वो जल्दी आराम होने की ज्यादा होगी, कि वो जल्दी से जो ज्यादा तनाव में होगा, ठीक है ना, वो जल्दी से आराम होना चाहेगा। और जैसे ही वो आराम होना चाहेगा, मतलब रिलैक्स होना चाहेगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसको राहत ज्यादा मिलेगी। तो मुझे एक बात बताएंगे, इन दोनों में कौन ज्यादा तनाव में है, ये ज्यादा तनाव में है कि ये ज्यादा तनाव में है, टेंशन किसके पास ज्यादा है, इसके पास टेंशन ज्यादा है, क्योंकि बीटा ब्रांचिंग होने की वजह से ये हो गया बल्कियर ग्रुप, और बल्कियर ग्रुप होने की वजह से यहां पर 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे इसको 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल में इसको स्ट्रेस ज्यादा मिल रही है। तो जब इसको स्ट्रेस ज्यादा मिल रही है तो एक्स माइनस बाहर निकलेगा, तो यहां पर ये इसको रिलैक्सेशन ज्यादा मिल रहा है। यहां पर ये एल्काइल ग्रुप जो है इससे कम बल्कियर है, मतलब यहां पर इसको टेंशन कम है, टेंशन कम था, एक्स माइनस बाहर निकल गया, ये रिलैक्स हो गया। मतलब इसको रिलैक्स होने में उतनी ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि पहले भी उतना ज्यादा टेंशन में नहीं था, टेंशन में ये ज्यादा था।
क्योंकि बल्कियर ग्रुप होने की वजह से 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जैसे आप समझे कोई एक बस है, बस में सब ठीक ठाक पतले पतले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपकी बस स्टॉप पे बस रुकती है, आप उस पर चढ़ते हैं तो आपको उतना कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि पतले पतले लोग हैं, ठीक है क्या। आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस, हालांकि भीड़ है, पर फिर भी आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक दूसरा केस है जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा और मोटे ताजे लोग बैठे पड़े हैं, तो अब आपको वहां पर जाने में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वो आप उन दोनों के, उन मोटे ताजे लोगों के बीच में क्या हो जाएंगे, क्या फंस चुके होंगे। तो अब वहां पर आपको ज्यादा आराम, मतलब अगर वहां से एक दो मोटे व्यक्ति बाहर निकल गए, एक मोटा व्यक्ति बाहर निकल गया तो आपको ज्यादा राहत मिलेगी। जबकि ऐसे बस में जहां पे पतले पतले लोग थे, जहां पे स्ट्रेस आपको ज्यादा नहीं था, वहां पे अगर एक आध व्यक्ति निकल भी गया तो आपको उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले आपको उतना टेंशन था नहीं, तो एक आध के निकल जाने से भी आपको उतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आप पहले भी रिलैक्स मोड में थे, बाद में थोड़ा सा और रिलैक्स हो गए। लेकिन इस केस में पहले टेंशन ज्यादा था और एक्स माइनस बाहर निकलने की वजह से इसको स्ट्रेस से ज्यादा रिलीफ मिला। तो जो जिसमें स्ट्रेस में रिलीफ जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें कार्बोकेटायन तुरंत फास्ट बनेगा, और कार्बोकेटायन फास्ट बनेगा मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बीटा ब्रांचिंग यहां से यहां पे गए तो बीटा ब्रांचिंग बढ़ गई, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने का जो रेट है वो ज्यादा होगा। यहां से यहां पे आ गए तो बीटा ब्रांचिंग और भी बढ़ गई, मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेस ज्यादा है, और एक्स माइनस निकलने के बाद स्ट्रेस में जो रिलीफ है और भी ज्यादा मिलेगी, स्ट्रेस में जो रिलीफ है और भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन और भी ज्यादा फास्ट बनेगा, मतलब इसका SN1 के रेट ऑफ रिएक्शन और भी ज्यादा है। तो कुल मिला के बात इतना है कि यहां पर अगर हम लोग एक लाइन अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि सेकेंड वाला जो है वो यहां पर लिखें, ये जो सेकेंड वाला है इसको रिलीफ मिला है, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन मोर, मतलब एंगल स्ट्रेन से इसको रिलीफ ज्यादा मिली है, इसलिए फास्ट या ज्यादा से ज्यादा कार्बोकेटायन, मतलब फास्ट कार्बोकेटायन बनाएगा, और फास्ट कार्बोकेटायन बनाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, इससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। तो कुल मिला के आप ये ध्यान में रखें कि बीटा ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, SN1 की रिएक्टिविटी भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बीटा ब्रांचिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 3, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे SN1 के रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो नंबर 3 है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NU-। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल वो SN1 को फेवर करता है। ध्यान में रखेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, जबकि जब हम लोग SN2 पढ़ेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो फेवर करता है, किसको, फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो काम की बात तो अभी SN1 के लिए है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। कैसे हम समझे कि वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे SN1 को फेवर करेगा, तो ध्यान से सुनेंगे अभी। ये देखो, SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में पूरा होता है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया, देखो SN1 और SN2 एक पाथवे है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दोनों में होगा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, मतलब जब कोई रिएक्शन SN1 से होकर जा रहा है, मतलब SN1 का पाथवे ले रहा है, तो वो कैसे ले रहा, मतलब कहने का मतलब है, आई एम सॉरी, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो कौन सा रूट लेता है, क्या वो SN1 का रूट लेता है या SN2 का रूट लेता है। दोनों ही अलग अलग रूट है, दोनों ही रूट से प्रोडक्ट बनेगा। SN1 से एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, SN2 से भी एक अलग टाइप का, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जो होंगी वो अलग होंगी, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सुनेंगे मेरी बात,
हमने देखा कि SN1 जो होता है वो दो स्टेप में पूरा होता है। पहले X माइनस बाहर निकलता है, देन कार्बोकेटायन बनता है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि, सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, तभी वो सेकंड स्टेप में आएगा और सेकंड स्टेप में आकर उस कार्बोकेटायन में अटैक करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने का इंतजार नहीं करेगा, वो पहले ही उस एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर चुका होगा, जो कि SN2 में होता है। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हेलोजेंस के निकलने का इंतजार नहीं करता, वो तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो वो तुरंत ही अटैक कर देता है और वहां पे रिएक्शन सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है। तो अगर हमको जो पाथवे है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पाथवे है, अगर हमको SN1 के रास्ते लेकर जाना है, तो हमको न्यूक्लियोफाइल क्या लेना होगा? वीक। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? एल्काइल हैलाइड है, अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो वीक न्यूक्लियोफाइल को पता है कि मैं तो वीक हूं, मैं तो वीक हूं, और वीक हूं तो मैं इस पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। पहले X माइनस बाहर निकल जाए, X माइनस बाहर निकल जाए, और जैसे X माइनस बाहर निकलेगा ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो काफी कम हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, तो न्यूक्लियोफाइल जो वीक न्यूक्लियोफाइल था वो आसानी से इस पर अटैक नहीं कर सकता था। ये इसने X माइनस को निकलने का इंतजार किया, X माइनस पहले निकल गया स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप में X माइनस बाहर निकल गया। अब यहां पर जो वीक न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो वीक है, वो अब इस पर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा? RNU या NUR। आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा एक रिटेंशन फॉर्म बनता है, एक इन्वर्जन फॉर्म बनता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए? अगर ये SN1 रिएक्शन कराना चाहता है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, अच्छा, इसमें ना कई बार ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, कि पूछा भी गया है ऑल इंडिया PMT में भी, कि जब SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन इक्वल रेशो में मिलते हैं। सही बात है, इक्वल रेशो में मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछ दिया कि रिटेंशन फॉर्म ज्यादा बनता है, रिटेंशन फॉर्म ज्यादा बन रहा है, बनता है कि इन्वर्जन फॉर्म, तो बेटा अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म ज्यादा बन रहा है, रिटेंशन या इन्वर्जन, जनरली दोनों ही सेम रेशो में बनते हैं, 1:1 में, 1:1 में, जनरली दोनों ही सेम रेशो में बनते हैं, 1:1 में। लेकिन अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछ ही दिया, ठीक है ना, कि रिटेंशन ज्यादा बनेगा कि इन्वर्जन, तो ध्यान में रखिएगा इन्वर्जन फॉर्म स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा बनता है रिटेंशन से, ठीक है ना। इन्वर्जन फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा बनता है किससे? रिटेंशन से। इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब एल्काइल में X माइनस बाहर निकलता है, तो ये X माइनस जब बाहर निकला, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो जब बॉन्ड टूटता है तो ये R प्लस और X ये दूर जा ही रहा होता है, कि अब न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होता है सेकंड स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें X माइनस बाहर निकल गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फ्रंट से उतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि X माइनस अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, ज्यादा दूर नहीं गया है, तो न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो वो पहले ही बैक अटैक कर चुका होता है, और पहले ही अगर बैक अटैक कर चुका होता है, तो उसको इन्वर्जन फॉर्म पहले ही मिल चुका होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो इन्वर्जन फॉर्म इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है, क्योंकि जब X माइनस बाहर निकल रहा होता है, बॉन्ड टूट चुका होता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया होता, तो न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट से अटैक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे X माइनस अभी दूर जा रहा होता है, तो फ्रंट अटैक पहले नहीं कर पाता, वो पहले बैक अटैक ही करता है। और बैक अटैक थोड़ा सा पहले होने की वजह से इन्वर्जन फॉर्म स्लाइटली ज्यादा बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछ दिया जाए कि इन्वर्जन और रिटेंशन में कौन सा फॉर्म ज्यादा अगर बनेगा, तो इन्वर्जन फॉर्म थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बनता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फोर्थ है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फोर्थ फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
तो ध्यान में रखेंगे जो लिविंग ग्रुप है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप फेवर, गुड लिविंग ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है लिविंग ग्रुप क्या होता है। गुड लिविंग ग्रुप फेवर 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 SN1 एंड SN2 बोथ। तो यहां पे ध्यान रखें, एक अच्छा लिविंग ग्रुप SN1 और SN2 दोनों को ही फेवर करता है, ठीक है ना। देखो जैसे ये RI है, RBR है, RCL है, RF है, तो चाहे इसमें SN1 हो रहा हो या SN2 हो रहा हो, इसको तो लिविंग ग्रुप को तो बाहर निकलना ही है, बाहर निकलना ही है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो वो SN1 के रेट को भी बढ़ाएगा और वो SN2 के रेट को भी बढ़ाएगा। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अच्छे लिविंग ग्रुप दोनों को ही फेवर करते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन RI का ज्यादा होगा, चाहे SN1 के लिए हो चाहे SN2 के लिए हो। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड दे RI, RBR, RCl, RF, तो जो रिएक्टिविटी RI की ही ज्यादा होगी, चाहे SN1 कर रहा हो या SN2 कर रहा हो, ठीक है। और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी थोड़ी भूमिका इसकी भी होती है SN1 या SN2 की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, आपको पता है सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर। हम लोग पोलर सॉल्वेंट की बात, तो पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ध्यान, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPS। तो ध्यान में रखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये फेवर करता है SN1 को, फेवर्स SN1, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? SN2 को। अभी फिलहाल हम SN1 के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ PPS के बारे में बात करेंगे। PPS फेवर SN1 रिएक्शन। आप सोच रहे हैं कैसे SN1 को फेवर करेगा? तो देखो, पहला तो ये कि न्यूक्लियोफाइल को वीक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो NU, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो एनायन है। अगर वो एनायन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, अगर वो स्ट्रांग हो रहा है, देखो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो उसको वीक करता है, और वीक करने से अब वो SN1 को ज्यादा फेवर करेगा। तो पहला पॉइंट क्या कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करके उसको वीक बनाता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। दूसरी बात क्या कि ये जो RX है, तो RX में सबसे ये R प्लस और ये X माइनस है, ठीक है ना। तो ये इन R प्लस और X माइनस को स्टेबलाइज भी करता है, स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी भी देता है। ये R प्लस है तो इसको भी क्या करके H2, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? H2O। तो ये जो H2O है, H2O ये हाइड्रेशन करके इनको स्टेबिलिटी देगा। मतलब ये कहेगा कि भैया आप बन रहे हो तो आपको मैं स्टेबिलिटी, जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आ जाता तब तक मैं आपको स्टेबिलिटी देता हूं। तो ये जो केटायन है या एनायन है, ठीक है ना, ये इनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी देता है। X माइनस को भी देता है। मैंने आप लोग को बताया था कि जो माइनस है उसमें वाटर का पॉजिटिव पार्ट जो होता है जाकर जुड़ता है, और अगर जो प्लस है उसमें वाटर का नेगेटिव पार्ट जाकर जुड़ता है, ठीक है, लाइक ऐसा। तो बात कहानी इतनी सी है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को कम करके। दूसरा क्या? R प्लस और X माइनस को स्टेबिलिटी प्रदान करके, ठीक है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 के लिए हम लोग ने कुछ बातें हमने देखा कि SN1 क्या होता है, ठीक है ना, उसके कुछ खास बातें क्या हैं और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके हेलो एल्केन में, मतलब एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कैसे होता है, एल्कोहल में कैसे होता है, ईथर में कैसे होता है SN1 रिएक्शन, इन सब बातों को एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।